नमस्कार साथियों, मैं आपका सारथी कुमार सर एक बार फिर से आपके अपने तथागत परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि सोमवार हम आपको 2 क्लासेस देंगे, एक सुबह में दिया करेंगे, एक शाम को दिया करेंगे। सुबह की क्लास में करंट अफेयर और एक नए विषय का आयोजन करने बताया था, मैंने कहा था। सुबह वाली क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था का बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं और जहां से भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है, बस आप लोग कमेंट के माध्यम से एक बात हमें बताइए कि आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर विकल्प के माध्यम से पढ़ने हैं या थ्योरिकल पढ़ना है, पूरा समझते हुए उस तरह से पढ़ना है, या केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। दूसरी बात, करंट अफेयर इसी के साथ में जोड़ दें लास्ट में, मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाने के बाद आखिर में हम 10 क्वेश्चन जोड़ दें करंट अफेयर के। उस तरह से पढ़ना चाहते हैं या केवल करंट अफेयर अलग से पढ़ना चाहते हैं, यह बात हमें पूरी तरह से आप लोग कमेंट के माध्यम से या किसी माध्यम से हमें बता दीजिए। इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष हम उस कक्षा का आयोजन करेंगे जिस प्रकार आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, फिर चलिए आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, यानी संविधान। संविधान बनने तक कहानी कहां से शुरू हुई? संविधान जब बनेगा वहां तक कैसे पहुंचे अपने लोग, कहां से कहानी शुरू हुई है। सबसे पहले देखेंगे संवैधानिक विकास। वैसे संविधान का अर्थ होता है आपका सम प्लस विधान। ठीक है, अगर आपसे पूछे संविधान में कौन सी संधि है, संविधान में कौन सी संधि है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि वो इस प्रकार अक्षर पर हलंत लग जाता है, किसी अक्षर पर हलंत लग जाता है, वहां से स्वर का लोप हो जाता है, स्वर का लोप हो जाता है, यानी स्वर की यहां पर स्वर यहां पर नहीं रह गया, अब व्यंजन है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन। और इसका अर्थ क्या होता है? समान, सभी लोग या समान। विधान में विधि में कानून, यानी जो कानून बनेगा वो समान होगा, सभी लोगों पे लागू होगा। ठीक है, संविधान का अर्थ ये होता है। चलिए फिर देखते हैं संवैधानिक विकास को। भारत का संवैधानिक विकास है, उसे 2 तरह से पढ़ेंगे। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ दिनों तक भारत पर नियंत्रण रहा। भारत पर कुछ दिनों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहा। 1757, कब से? 1757 से 1858 तक। 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नियंत्रण रहा। ठीक है, उसके बाद क्या? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत। ब्रिटिश ताज मतलब जो ब्रिटेन, ठीक है, वहां की महारानी। ठीक है, वहां उसके अधीन कब पहुंचा? 1858 से 1947। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ गया था। इसी के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पहले भारत का नियंत्रण था 1858 तक। जब ये आंदोलन छिड़ा, मांग की गई, उसके बाद ये जो नियंत्रण था जब पहुंच गया ब्रिटिश ताज के अधीन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इसके अधीन जो नियम बने उन्हें पढ़ेंगे। आज की क्लास में इसे पढ़ेंगे और अगली क्लास में ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो नियम बने, उसके बाद देखेंगे संविधान सभा कैसे आई। ठीक है, उसी के ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलेंगे पूरे संविधान की ओर। सारे अनुच्छेद भी पढ़ाएंगे, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। चलिए फिर देखते हैं कहां से ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत करते हैं। चलिए फिर ये साथियों फिर देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने कहा यहां से शुरू करेंगे।
ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर एक्ट, क्या चार्टर एक्ट जिसे कहते हैं व्यापार का अधिकार पत्र, क्या कहते हैं व्यापार का अधिकार पत्र, चार्टर एक्ट व्यापार का अधिकार पत्र किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया कि आप ये पत्र लेकर जाइए और बाहर के देश में व्यापार कीजिए। ठीक है, इस समय हमारे यहाँ भारत में मुगल राजा थे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का शासन था। तो इन्होंने भेजा, इनका उद्देश्य केवल था व्यापार करना। जिस समय यह संस्था बनाई गई, इसका उद्देश्य था केवल व्यापार करना। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। इसने अनुमति मांगी व्यापार करने की, इसे अनुमति नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 से 1611 के बीच में। उसके बाद आया सर टॉमस रो, यह आया 1615 से 1618 के बीच में। सर टॉमस रो 1615 से 1618 के बीच में आया। इसे अनुमति मिली व्यापार करने की। ठीक है, इसे अनुमति मिल गई। इसके आगे की कहानी क्या होती है फिर देखिए। हाँ साथियों, फिर देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी केवल व्यापार के उद्देश्य से। इसका अधिकार क्षेत्र जहां पर व्यापार करती थी वो था बंगाल। कहां पर व्यापार उन्होंने लगाया, बंगाल के क्षेत्र में। उस समय बंगाल के राजा व्यापार करते करते बंगाल को इन्होंने कर दिया कंगाल। बंगाल को व्यापार करते करते कर दिया कंगाल। उसके बाद 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच क्या हुआ, युद्ध। सिराजुद्दौला भाग गए, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में अपनी सत्ता बहुत ही अच्छे तरह से स्थापित कर दी। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को तो यहीं से जीत लिया था, बंगाल का नवाब था, यहीं पे जीत लिया था। फिर से युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ 1764 में बक्सर का। 1764 में युद्ध हुआ बक्सर का। यहाँ पर बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के राजा सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर युद्ध किया। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। किसके खिलाफ, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ युद्ध हुआ। यहाँ भी ये तीनों लोग हार गए। अब इसी शासन को बनाए रखने के लिए समय समय पर अनेक एक्ट आते गए जो आगे चलकर संविधान की कड़ी साबित हुए, संविधान को बनाने के लिए साबित हुए। चलिए फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों फिर देखते हैं। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है 1773 से 1858 तक। ठीक है, इसके अधीन कई सारे एक्ट आए। पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट काफी बने हैं, हम वो पढ़ाएंगे जो पेपर के
पेपर के मद्देनजर महत्वपूर्ण है, बाकी नहीं पढ़ाएंगे। पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसके अधीन क्या क्या किया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कार्य करेगी उसको नियमित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम। ब्रिटिश सरकार ने कहा आप जो भी काम करोगे और नियमित ढंग से करोगे और नियंत्रण रूप से करोगे, ठीक है, पहला कदम। उसके बाद इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। इसने जब प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का 1764 का युद्ध जब रॉबर्ट क्लाइव ने जीता, उसके बाद इसने अपनी राजनीतिक सत्ता को वहां पर स्थापित किया। वहां पर जब पहले था बंगाल का, पहले बंगाल में था, और जब 3 जगह यानी अवध, बंगाल और दिल्ली का शासन जिसे बोलते हैं शाह आलम, इन तीन राजाओं को हरा दिया। उसके बाद इसने तीनों जगह अपनी सत्ता स्थापित कर दी। फिर इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक है। उसके बाद देखिए बंगाल के नवाब को, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का क्या था? गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर होगा, क्या? गवर्नर। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, क्या? बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दिया गया? गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इसकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी सदस्य परिषद का गठन किया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हास्टिंग। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हास्टिंग। इसके लिए 4 सदस्य की कमेटी बनाई गई। उसमें कौन कौन थे? क्लेवरिंग थे, मानसन थे, फ्रांसिस थे, बारवेल थे, ठीक है। और सुनिए, जो गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल था वो 4 वर्ष के लिए था। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। और आइए साथियों फिर देखते हैं। अभी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही चल रहा है, उसके अधीन जो बातें हुई हैं उसी के अधीन बातें हैं सभी। इस एक्ट के द्वारा मद्रास, ठीक है, बम्बई, इसे मुंबई कहते हैं, के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर का नाम इसीलिए बदला गया था क्योंकि मद्रास बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी उसे आपस में मिला दिया गया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर का नाम इसीलिए बदला गया था क्योंकि मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन मिला दिया गया, ठीक है। के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियां के गवर्नर एक दूसरे से अलग अलग हुआ करते थे। पहले ये प्रेसिडेंसी अलग हुआ करती थी, ये प्रेसिडेंसी अलग हुआ करती थी। उसके बाद देखते हैं, चलिए फिर उसके बाद देखते हैं कलकत्ता। आइए देखते हैं कलकत्ता में 1774 कब? 1774 रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में, ठीक है। और कलकत्ता में 1774 को उच्चतम न्यायालय, कौन सा? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य एक न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश एक थे, ठीक है, और एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे एक, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। जो मुख्य न्यायाधीश थे एक, उनका नाम सर एलिजा लिम्पे, और जो अन्य 3 न्यायाधीश थे उनका नाम था चैम्बर्स, लिमिस्टर, हाइड, ठीक है। चलिए फिर इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो काम करते अंदर जो कर्मचारी थे को निजी व्यापार, यानी जो कर्मचारी अंदर काम करते थे कंपनी के में, वो निजी व्यापार, कोई भी व्यापार निजी यानी अपना खुद का व्यापार नहीं कर सकते थे, और ना ही भारतीय लोगों से उपहार, ठीक है, और ना ही रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कंपनी की गवर्निंग बॉडी जो थी के माध्यम से कंपनी
पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, भारत का जो राजस्व जिसे कहते हैं अपने टैक्स, कर, नागरिक, ठीक है, और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो कर दिया गया था। किसने? ब्रिटिश सरकार ने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक अधिनियम पारित किया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, के नाम से जाना जाता, ठीक। के तत्पश्चात पिट्स इंडिया एक्ट आया, सेटलमेंट एक्ट आया, कहा गया जिसे, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें क्या हुआ? इसने कंपनी के राजनीतिक, ठीक है, क्या राजनीतिक और वाणिज्यिक में तो जो कार्य किया था, ठीक है, एक राजनीतिक सत्ता और दूसरा कार्य होते थे, को पृथक किया, यानी अलग किया। तो राजनीतिक मामलों के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये इसका क्या काम था? राजनीतिक मामलों के लिए, ठीक है। और दूसरी संस्था थी वाणिज्यिक मामलों के लिए जो बनाया गया उसे कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद यहीं से, यानी एक जो संस्था होगा दूसरी से, यहीं से द्वैध शासन, यानी दो तरह का शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। यहीं से द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, देखते हैं अगला कौन सा एक्ट है। तीसरा आ जाइए, चार्टर एक्ट 1793, ठीक है। इसमें क्या है? कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिए गए थे उन्हें 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए, ठीक है। उसके बाद चौथा एक्ट है चार्टर एक्ट 1813। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का उपबंध किया गया, यानी जो भारतीयों के बच्चे होंगे उन्हें पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए का बजट पास किया गया, यानी 1 लाख रुपए इन बच्चों के ऊपर खर्च किया जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपए का उपबंध किया गया। उसके बाद आया पांचवा चार्टर एक्ट 1833। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल, किसका? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अभी तक इनका अधिकार केवल बंगाल तक था। बंगाल वाली प्रेसिडेंसी, मद्रास वाली और बंबई वाली, वहां कुछ प्रेसिडेंसियां छूटी हुई थी। अब इन्होंने हमारे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, सारी प्रेसिडेंसियों पर, ठीक है। जिसमें सभी नागरिकों, जितने भारत में नागरिक और यानी सुरक्षा सैन्य शक्तियां, जो भी शक्तियां होंगी, सैन्य शक्तियां निहित थी। इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया, यानी नागरिक हुए, हमारी जो सुरक्षा हुई, सैन्य शक्तियां हुई, यानी तमाम जो हमारे भारत में चीजें, उन पर किसका अधिकार हो गया? ब्रिटिश का। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया। उसके बाद देखते हैं, इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कहा गया। क्या कहा गया? नियामक। अगर पेपर में सवाल बनता है किस एक्ट में पहले बनाए गए कानून को नियामक कहा गया, तो कौन सा हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं आगे की ओर, नोट कर लीजिए आप लोग ये साथियों। फिर देखते हैं अगला पॉइंट। इसी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। उसके बाद इस चार्टर एक्ट की धारा 87, इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान,
वंश और वर्ण। वर्ण पता है कौन कौन से होते हैं आपको? वर्ण पहले कौन कौन से होते? वर्ण होते थे 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या कहा इन्होंने यहाँ पर? वर्ण। ये वर्ण हुआ करते थे पहले, इसी अनुरूप जातियां हुआ करती थी पहले। ठीक है, ये 4 वर्ण हुआ करते थे। तो वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा मतलब सरकारी नल हुआ करते थे, सरकारी जलाशय हुआ करते थे। जो भी सरकारी संस्था, जितनी भी सरकारी योजनाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। यानी इससे पहले कुछ लोगों को यहाँ पर जाने की अनुमति थी, कुछ लोगों को यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं थी। जब ये नियम आ गया तो ये चीज हटा दिया कि नहीं, यहाँ पर हर कोई जाएगा, सरकारी सेवाएं सभी के लिए होनी चाहिए। उसके बाद इसी एक्ट में नियुक्तियां, सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्तियां योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर, यानी सरकारी नौकरी में मान लीजिए कहा गया, सरकारी कोई नौकरी आई, कोई भी नौकरी आई, उसमें कहा गया कि आपकी शिक्षा यानी पढ़ाई 12th होनी चाहिए। तो केवल शिक्षा 12th होनी चाहिए, उसके अनुसार भेदभाव, अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें किसी से भी हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, आपको नौकरी मिलेगी इस नियम के अनुसार। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भेदभाव हुआ करता था, सभी को नौकरियां नहीं मिलती थी। ठीक है, इन वर्णों के अनुसार पहले नौकरियां मिलती थी। उसके बाद अगला नियम देखते हैं। इस चार्टर एक्ट की धारा 17, कौन सी धारा? 17 के अनुसार विधवा का मतलब जिसका पति ना रहे, विधवा का मतलब पति ना रहे, ठीक है। और जिसकी पत्नी ना रहे उसे विदुर, क्या? विदुर किसे कहते हैं? पत्नी ना रहे, ठीक है। विधवाओं को सती मतलब कि जिस अग्नि में विधवा का पति जो खत्म हो गया, उसका दाह संस्कार यानी जलाया जा रहा, उसी अग्नि में उस विधवा को जबरदस्ती से रख दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो धारा 17 के अनुसार इसे अवैध घोषित किया गया। किसे? सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। कौन सी धारा? धारा 17। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। आइए साथियों, फिर देखते हैं अगला है एक्ट हमारा चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। इसमें विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्यवस्था की गई। जो विधायक शक्ति थी उसको कार्यपालिका शक्ति से अलग कर दिया गया, व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना। विधान परिषद, कौन सी? विधान परिषद। विधान परिषद की स्थापना की गई। प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व मतलब अपनी अपनी जगह का प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य आए। कौन से? 6 नए सदस्य। 6 विधान परिषद होंगी, कितनी? 6, ठीक है। वहां से 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव किया गया। 2 ऐसे रख लिए गए, 4 का चुनाव किया गया। चुनाव जिनका हुआ था, जिन विधान परिषदों का, उनका नाम है बंगाल विधान परिषद, मद्रास विधान परिषद, बंबई विधान परिषद और आगरा विधान परिषद, ठीक है। उसके बाद की जगह पर स्थानीय प्रांतीय सरकारें, इनकी अपनी अपनी अब सरकारें बनाई गई, ठीक है। सरकारें बनाई गई, ठीक। उसके बाद विधायिका और कार्यपालिका का अलग किया गया। यहाँ पर विधायिका, फिर उसके बाद विधायिका और कार्यपालिका भी अलग की गई। उसके बाद देखते हैं सिविल सेवा की भर्ती है खुली प्रतियोगिता परीक्षा। पहले प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होती थी, ऐसे ही रख लिया जाता था और तरह की परीक्षा होती होगी। इसी चार्टर एक्ट, कौन सा? 1853 के अंतर्गत सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता परीक्षा मतलब जिस प्रकार से परीक्षाएं होती हैं
खुली प्रतियोगिता परीक्षा मैकाले समिति के अनुसार, मैकाले एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये नियम सुझाव दिया था, उनके अनुसार यह चालू हुई थी। ठीक है, चलिए आप सभी लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है, आप लोग कमेंट के जरिए बताइए जरूर। आप लोगों को ये कक्षा कैसी लगी है, अपने कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताइएगा। और एक चीज जरूर बताइएगा कि करंट अफेयर आप लोगों को इसी के साथ पढ़नी है या उसके क्वेश्चन अलग चाहिए हैं, बस जैसी बता दीजिए। और एक बात और, इस तरह से पढ़ाए, इसी तरह से पढ़ाएं, या बता दीजिए क्वेश्चन लिखे उसके 4 विकल्प, उन विकल्पों को समझाएं, बता दीजिएगा कैसे आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसी के अनुरूप अगर आप लोगों का उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो हमारे पढ़ाई कोई फायदा नहीं है। बस आप लोगों को बताइए जैसा आप लोगों को चाहिए, उसी प्रकार हम आपके समक्ष उस चीज को रखेंगे जिस प्रकार आप बताएंगे। चलिए फिर चलते हैं, कल एक नई कक्षा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।